बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा ये एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का सीरीज चल रहा था और जीके जीएस के सीरीज में जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगले सेशन में। हमारा जो है ऑलरेडी 2 वीडियो पढ़ चुका है बच्चों, जाके देखिएगा। हर वीडियो में हर क्वेश्चन के साथ उसका जो एक व्याख्या है बच्चों, वो बहुत ही गजब का है। और जाकर देखने से मैं लेवल वही लेके चल रहा हूँ जो आपके एसएससी जीडी का होने वाला है। और मैं आपको कह रहा हूँ इतना कि वर्दी तो आपके बदन पे चढ़ेगी, वर्दी तो आपके बदन पे चढ़ने वाली है बच्चों। बस ये वीडियो आप लेते जाइएगा, मैथ्स का, रीजनिंग का और ये जीके जीएस का जो वीडियो है आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप जो है बहुत आसानी से जो है उस मंजिल को पा सकेंगे, आपका सपना पूरा हो सकेगा देश की सेवा करने का बच्चों, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर पसंद आए तो बच्चों, ठीक है ना। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये केवल क्वेश्चन नहीं है, इसमें पूरा का पूरा इसका व्याख्या देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। निम्न में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन जो इसका व्याख्या होगा बड़े मज़ेदार होगा। तो बात करें अगर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण, तो हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था बच्चों, ठीक है ना। और ये दोनों, ये याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी का, याद रखेंगे किसका, मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था बच्चों, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कौन, एक तो कुतुबुद्दीन था, एक तो ऐबक था बच्चों, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक था और एक बख्तियार खिलजी, आप नीचे देख रहे होंगे बच्चों, ठीक है ना। बख्तियार खिलजी, ठीक है ना। बख्तियार खिलजी जो है, ये दोनों मोहम्मद गौरी के क्या थे, गुलाम थे बच्चों, ठीक है। लेकिन भारत में आप देखेंगे तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की, ऐबक ने की बच्चों, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका स्थापना की, गुलाम वंश की। तो बच्चों एक साथ पूरे गुलाम वंश को हम खत्म ही कर लेते हैं, जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। तो गुलाम वंश की स्थापना ऐबक ने की। अपनी राजधानी कहाँ बनवाई, राजधानी जो है याद रखिएगा, राजधानी इसने जो है लाहौर में रखी, राजधानी लाहौर के अंदर। और याद रखेंगे ये गुलाम वंश की स्थापना इसने कब किया, 1206 में, याद रखेंगे 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की और राजधानी जो है लाहौर में इसने स्थापित किया बच्चों। और याद रखेंगे कि ऐबक के द्वारा जो किया गया कार्य था, पहला तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण, उसके बाद कुतुब मीनार बच्चों, ठीक है ना। कुतुब मीनार की नींव रखी थी, निर्माण नहीं कराया था, याद रखेंगे निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था, कुतुब मीनार की नींव रखी इसने, ठीक है बच्चों। कुतुब मीनार की नींव रखी इसने। कुबत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया, कुबत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया बच्चों, कुबत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। और कुतुब मीनार की नींव रखी। लाख बख्श की उपाधि दी जाती थी, उपाधि क्या दी जाती थी बच्चों, लाख बख्श की, ठीक है ना। लाख बख्श की जो है बच्चों उपाधि दी जाती थी। क्यों दी जाती थी, लाखों का दान करने वाला, माना जाता कि लाखों का दान करने वाला था, ठीक है। लाख बख्श की उपाधि दी जाती थी। दूसरी बात अगर देखेंगे तो ये चौगान खेलते हुए 1210 में मारा जाता है बच्चों, ठीक है ना। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिर करके, और चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है, ये बात आपको याद रखनी होगी। बख्तियार खिलजी की बात करेंगे बच्चों, तो बख्तियार खिलजी जो है मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था बच्चों, याद रखेंगे। 120 सिपाहियों के साथ सिर्फ बिहार में इसने आक्रमण किया था और उस बिहार की धरती को पूरी तरह से इसने नस्तानाबूद कर दिया और नालंदा विश्वविद्यालय को इसने जला दिया बच्चों, ठीक है ना। तो आप कहेंगे ये बहुत ही क्रूर शासक था। अब आगे चलते हैं। ऐबक की मृत्यु के बाद ऐबक का जो लड़का था आराम शाह बच्चों, ठीक है ना, आराम शाह, याद रखेंगे। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना, क्वेश्चन पूछ लेगा डायरेक्ट, ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना, तो बहुत सारे लोग इल्तुतमिश मारते हैं, गलती हो जाएगा। ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो उसका पुत्र आराम शाह बना, लेकिन ये योग्य नहीं था और इसका केवल 8 माह का शासन था बच्चों। और 8 माह के शासन के पश्चात आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद बच्चों, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद इल्तुतमिश था बच्चों, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है बच्चों। इल्तुतमिश जो था बच्चों, इल्तुतमिश याद रखेंगे, इल्तुतमिश जो था बच्चों, ये याद रखेंगे इस बात को कि जो इसका दामाद था ये जो है आराम शाह को हटा करके खुद शासक बन जाता है, ठीक है ना। आराम शाह को हटाने के बाद खुद शासक बन जाता है। और याद रखिएगा गुलाम वंश की अगर बात करें तो वास्तविक नींव इसी ने रखी। और ये एकमात्र ऐसा सुल्तान था बच्चों कि सुल्तान की उपाधि जो है खलीफा से प्राप्त करता है, ठीक है ना। जो बगदाद का
बगदाद के खलीफा से बच्चों, ठीक है ना, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, सुल्तान की, याद रखिएगा, सुल्तान की वैधानिक उपाधि, ठीक है बच्चों, वैधानिक मान्यता भी कह सकते हैं, मान्यता प्राप्त की, सुल्तान की वैधानिक मान्यता प्राप्त की बच्चों, याद रखिएगा। यानी ये गुलाम वंश का पहला शासक था बच्चों, या फिर कैसे दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक मान्यता प्राप्त की। इसके बाद अगर हम इसकी कुछ उपाधियों के बारे में, कुछ कार्यों के बारे में अगर ज़रा ध्यान दें यहाँ पे, तो इल्तुतमिश ने जो कार्य किए थे वो कार्य क्या थे? सबसे पहले कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया, ठीक है ना, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया, ठीक है बच्चों, निर्माण पूरा कराया, क्योंकि नींव तो डाली थी किसने? दो क्वेश्चन बन सकते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो वो होगा इल्तुतमिश थे। नींव किसने डाली? वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है बच्चों। मरम्मत किसने कराया? फिरोज तुगलक ने, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। और यहाँ पे एक बात, शुद्ध अरबी सिक्के, दूसरा क्या होगा? शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए? अरबी सिक्के बच्चों, याद रखेंगे, शुद्ध अरबी जो है सिक्के भी इल्तुतमिश ने चलाए, ठीक है ना। और इक्ता प्रणाली स्टार्ट की, इक्ता प्रणाली, और इसी इक्ता प्रणाली को आगे मुगल काल में जाकर अकबर ने जो है मनसबदारी व्यवस्था स्टार्ट कर दी। वही इक्ता प्रणाली का ही एक अलग वही चीज़ था, बस नाम अलग दे दिया गया बच्चों, ठीक है ना, थोड़ी सी उसमें चेंजिंग करके। इक्ता प्रणाली और तुर्कान चहलगामी, तुर्कान ए चहलगानी बच्चों, ठीक है ना, चहलगानी, याद रखिएगा। 40 सदस्यों का, 40 तुर्कों का जो है, 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था तुर्कानी चहलगानी, जो कि कह सकते हैं कि इसकी स्थापना, इनका जो निर्माण जो किया था इल्तुतमिश ने किया। और ये आगे चल करके कौन राजा बनेगा, कौन राजा नहीं बनेगा, इस रूप में ये भागीदार बनने लगे और कहीं ना कहीं ये राजतंत्र को प्रभावित करने लगे, और इनका विनाश लास्ट में बलबन करता है बच्चों, ठीक है ना। तो याद रखेंगे इल्तुतमिश जो है तुर्कानी चहलगानी, इक्ता प्रणाली, शुद्ध अरबी सिक्के, कुतुब मीनार का निर्माण कराया बच्चों। और इसके बाद अगर आप कुछ याद कर सकते हैं तो एक बात और याद रखिएगा कि हौज ए सुल्तानी का भी निर्माण इसने कराया था, ठीक है बच्चों, हौज ए सुल्तानी का निर्माण इसने कराया था। और लाहौर से राजधानी दिल्ली लेकर आया था, याद रखेंगे, लाहौर, ठीक है बाबू, लाहौर से दिल्ली राजधानी लेकर आया बच्चों, दिल्ली राजधानी लेकर आया, ठीक है बेटा। तो फटाफट जरा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं इसको जल्दी से, ठीक है बेटा, आगे देखते हैं यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा अब यहाँ पे इल्तुतमिश के बाद जो है, सबको यहाँ पे पता है बाबू कि अगर आपसे पूछेगा कि इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन बना, तो याद रखेंगे इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी, इल्तुतमिश 1236 में मर जाता है, 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश मरता है। और इल्तुतमिश गद्दी पे कब बैठा था? 1210, और बहुत सारी किताबें कहती हैं 1211 में, याद रखेंगे 1211, 1210, लेकिन आपकी एनसीईआरटी कहती है कि 1210 में बैठा था ये, ठीक है ना बाबू। तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे 1110 को। और 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज जो है इसका लड़का, बैठता है बच्चों, ठीक है ना, याद रखेंगे, रुकनुद्दीन फिरोज, याद रखिएगा। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी जो था वो रुकनुद्दीन फिरोज था, और ये बहुत ही अयोग्य शासक था, इसलिए रजिया जो है इसकी लड़की, ठीक है बच्चों, रजिया, याद रखेंगे, रजिया गुंडों में फंस गई, ठीक है बच्चों। रजिया जो है क्या करती है कि सीधे 1236 के अंदर अपने भाई को हटा करके ये खुद शासक बन जाती है, और एकमात्र, याद रखिएगा, एकमात्र महिला शासक थी, एकमात्र महिला शासिका थी बच्चों, एकमात्र महिला शासिका थी उस समय, याद रखिएगा, उस समय एकमात्र महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। और याद रखेंगे मलिक याकूत को इसने, यहाँ पे याद रखिएगा, मलिक याकूत को इसने जो है अमीर आखूर नियुक्त किया था, ठीक है बच्चों, क्या नियुक्त किया था? अमीर ए आखूर बच्चों, ठीक है ना, आखूर, अस्तबल का प्रधान कहते हैं इसको, अस्तबल, घोड़ों के अस्तबल का प्रधान नियुक्त किया था मलिक याकूत को बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात मानी जाती है कि रजिया जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि
तुर्क सरदारों को हटाकर गैर तुर्कों को भी अपने कह सकते हैं कि सेना में शामिल करने लगी। इसलिए ये तुर्कानी चहलगामी जो 40 सदस्यों का एक पूरा का पूरा संगठन था वो इससे नाराज़ हो गया, और नाराज़ होने के कारण जो है उसने कहा कि नहीं, अब ये नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे सरदार को चाहते थे, वे ऐसे शासक को चाहते थे जो उनके इशारों पे काम करे, लेकिन रजिया उनमें से नहीं थी। और यहाँ पे इसने रजिया ने, याद रखिएगा कि रजिया को इन्होंने 1240 में हटा दिया, 1240 में रजिया को हटा दिया। फिर रजिया ने अल्तुनिया शादी किया, ठीक है ना, अल्तुनिया से बच्चों रजिया ने शादी किया और वापस से दिल्ली पे आक्रमण करके जो है उसको पाने का प्राप्त किया, लेकिन जो है रास्ते में डाकुओं ने इसको मार करके इसकी हत्या कर दी रजिया की, ठीक है बच्चों। अब आप देखेंगे रजिया के बाद उत्तराधिकारी कौन बनता है, तो रजिया के बाद देखेंगे तो यहाँ पे रजिया के बाद जो है बहराम शाह बच्चों, ठीक है। रजिया का जो भाई था बहराम शाह, वो अब बनता है यहाँ पे, ठीक है ना। रजिया का जो भाई है 1240 में बहराम शाह बच्चों, ठीक है ना, बहराम शाह जो है ये शासक बनता है, और ये भी जो है शासन करता है, लेकिन ये इतना योग्य शासक नहीं होने के कारण जो है बच्चों इसको भी हटा करके मसूद शाह को लाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद आता है मसूद शाह आ जाता है, मसूद शाह। याद रखेंगे ये पूरा का पूरा क्रम है दिल्ली के, आप देखेंगे गुलाम वंश के शासकों का मसूद शाह यहाँ पे हो जाएगा बहराम शाह के बाद। अब आता है नासरुद्दीन महमूद, इसके बाद बेटा आता है नासरुद्दीन महमूद। याद रखिएगा ये एक महत्वपूर्ण शासक इसलिए होगा क्योंकि इसके बाद जो है बलबन आता है। याद रखेंगे इसके शासनकाल में बलबन जो है प्रधानमंत्री होता है, और बलबन का नाम बहुत ही यहाँ पे, बलबन का नाम बच्चों आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गुलाम वंश का सबसे, अगर इल्तुतमिश के बाद सबसे कोई योग्य शासक हुआ तो वो बलबन था। और बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नासरुद्दीन महमूद से कर दी। इससे पुत्री की शादी करने से क्या हो गया कि ये राजा के एकदम करीबी बन गया, क्योंकि ये भी एक समय का गुलाम हुआ करता था, इल्तुतमिश ने इसे खरीदा था बच्चों, ठीक है ना। और ये जो है आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जो है नासरुद्दीन महमूद को अपनी लड़की से शादी करके दामाद बना लिया और खुद प्रधानमंत्री बन बैठा। और मौका पाते ही 1265 ईस्वी में बाबू, ठीक है ना, कब 1265 ईस्वी में ये बलबन शासक बन जाता है। और शासक बनने के बाद जो है जो 2-3 काम करता है, सबसे पहले लौह रक्त की नीति अपनाता है, लौह रक्त की नीति बाबू, ठीक है ना, लौह रक्त की नीति अपनाता है। नौरोज उत्सव प्रारंभ करता है। नौरोज उत्सव के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 40 जो तुर्कान चहलगामी का दमन करता है, ठीक है बच्चों, तुर्कान ए चहलगानी बच्चों, ठीक है ना, चहलगानी, क्योंकि यही जो थे इनका दमन करता है, क्योंकि बेटा यही जो थे ये राजा को प्रभावित करते थे। इसने कहा कि क्यों ना इन्हीं को खत्म कर दिया जाए, तो यहाँ पे षड्यंत्र कोई करने वाला नहीं बचेगा। ये चाहते थे कि हमारे जैसा या फिर हमारे इशारों पे नाचने वाला शासक होना चाहिए, तो बलबन ने इसका भी दमन कर दिया। और याद रखेंगे बलबन को उगलू खां की उपाधि किसने दी, उगलू खां की उपाधि जो है नासरुद्दीन महमूद ने दिया था बलबन को, याद रहेगा। बलबन के बाद जो है कैकुवाद आता है, और लास्ट शासक जो था शमसुद्दीन कैमुअस है, अंतिम शासक गुलाम वंश का अंतिम शासक बेटा। यहाँ पे अंतिम शासक जो है वो शमसुद्दीन कैमुअस था, शमसुद्दीन, ठीक ना, शमसुद्दीन जो है कैमुअस, ठीक है बच्चों, कैमुअस था याद रखेंगे। शमसुद्दीन कैमुअस जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था बच्चों, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा गुलाम वंश समाप्त कर दिया। आपको लिखने में देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पूरा का पूरा इसका जो व्याख्या है वो मैं करने का प्रयास किया था, तो फटाफट जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है बाबू। आइए बच्चों अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से है, ज्वालामुखियों से क्वेश्चन बहुत पूछता है, कौन सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। और इस क्वेश्चन के अंदर विश्व में जितने भी इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं वो सारे बताने वाला हूं बच्चों आपको, ठीक है ना। बस ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के नहीं जाना है, अन्यथा आप अधूरा नॉलेज लेके जाएंगे। ये जो है मैंने पूरा का पूरा जो सीरीज बनाया है बच्चों ना, ये एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए ही बनाया है, और इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है बच्चों, ठीक है ना, ये मेरा वादा है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में फंसाने का प्रयास करूंगा, पूरा रिसर्च करके पूरा वीडियो लेके आता हूँ बच्चों, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से किलायू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, किलायू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है यूएसए के अंदर बच्चों, ठीक है ना। यूएसए के अंदर जो है किलायू ज्वालामुखी स्थित है। अब आपसे कोई पूछेगा एटना कहाँ है, मतलब आप पूछेगा एटना
एटना और स्ट्राम्बोली, ठीक है बच्चों, स्ट्राम्बोली, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा एटना और स्ट्राम्बोली, ठीक है बच्चों, स्ट्राम्बोली, एटना और स्ट्राम्बोली याद रखिएगा, और विसुवियस, ठीक है बच्चों, विसुवियस, ठीक है बच्चों, विसुवियस याद रखेंगे। एटना, स्ट्राम्बोली, विसुवियस, ये तीनों जो है बच्चों, ये तीनों इटली में है बच्चों, कहाँ पे है, इटली में है, इटली के अंदर ये तीनों है, एटना, स्ट्राम्बोली और विसुवियस। और आप देखेंगे ये दोनों भूमध्य सागर में है, दोनों तीनों भूमध्य सागर में है बच्चों। और स्ट्राम्बोली को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखियों में से है बच्चों ये, ठीक है ना। ये क्या है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है बच्चों, ठीक है ना, प्रकाश स्तंभ है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। विसुवियस ज्वालामुखी जो है ये भी आपका इटली में है, भूमध्य सागर के अंदर बच्चों, ठीक है ना, भूमध्य सागर में इटली में जो है ये आपका कह सकते हैं कि नेपल्स द्वीप है, इटली में नेपल्स द्वीप है, आप कह सकते हैं भूमध्य सागर के अंदर, उसी इटली के अंदर ये विसुवियस भी है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्राकाटोआ ज्वालामुखी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, सुंडा जलडमरू मध्य क्राकाटोआ, ठीक है ना, क्राकाटोआ जो है सुंडा जलडमरू मध्य, ठीक है बच्चों, सुंडा जलडमरू मध्य, सुंडा जलडमरू मध्य में जो है क्राकाटोआ है, ये पड़ता कहाँ पे बच्चों, इंडोनेशिया में, याद रखेंगे कहाँ पड़ता है ये, इंडोनेशिया में जो है आपका क्राकाटोआ ज्वालामुखी है, सुंडा जलडमरू मध्य। यहाँ पे एक एक चीज मैं आपको पूरा का पूरा जो है बच्चों आपको फिक्स कराऊंगा, ठीक है ना। कोलिमा ज्वालामुखी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों, मैक्सिको के अंदर है, मैक्सिको याद रखिएगा, मैक्सिको के अंदर जो है बेटा कोलिमा है, कोलिमा, ठीक है बच्चों, कोलिमा ज्वालामुखी। फिर बात करेंगे म्यांमार के अंदर कौन सा है, पोपा ज्वालामुखी है। फिर बात करेंगे फिलीपींस में कौन सा है बेटा, तो मेयन है बच्चों, ठीक है ना, मेयन ज्वालामुखी है फिलीपीन के अंदर। और बात करें अफ्रीका में, किलिमंजारो, अफ्रीका में कौन सा है, किलिमंजारो है बाबू, ठीक है ना, किलिमंजारो। और आप बात करेंगे दक्षिण अमेरिका में, या फिर दक्षिण अमेरिका में बात करें, दक्षिण अमेरिका में अगर देखेंगे हम लोग दक्षिण अमेरिका में, तो आप कहें चिम्बराजो, ठीक है बच्चों, चिम्बराजो जो है आपका दक्षिण अमेरिका के अंदर है। ऐसे ही करते करते आगे भी देखते जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पे है, फ्यूजियामा, ठीक है बच्चों, फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो जापान के अंदर, जापान में कौन सा है, फ्यूजियामा बच्चों, ठीक है ना, फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है जापान के अंदर है। तो इतने सारे ज्वालामुखी आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ईरान के अंदर भी आप देख लीजिएगा, ईरान में है आपका कोह सुल्तान, ठीक है बच्चों, कोह सुल्तान और देवबंद, ठीक है बच्चों, क्या है आपका देवबंद, याद रखेंगे देवबंद, ठीक है बच्चों। ईरान के अंदर कौन सा है, कोह सुल्तान और देवबंद। इतना क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया है बच्चों, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया जो है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां कोई ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है बच्चों, कोई ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। भारत में बात करेगा, भारत में एकमात्र, ठीक है बच्चों, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है बच्चों, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो कहेंगे आप बैरन द्वीप है। कौन सा है, बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार में, आप कह सकते हैं वो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत में, बैरन द्वीप। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, तो फटाफट जो है इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। आते थोड़ा सा आगे भी 2-3 ज्वालामुखियां हैं, इसके बारे में देख लेते हैं बच्चा, ठीक है ना, 2-3 ज्वालामुखी और भी हैं, देखते हैं इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं सारा का सारा हम इसमें कवर कर लेंगे बेटा, ठीक है ना। चलिए फटाफट, अगर आपसे बेटा ये पूछेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचाई पे स्थित ज्वालामुखी, ठीक है ना, विश्व का सबसे ऊंचा या फिर ऊंचाई पे या फिर कह सकते हैं ऊंचा ज्वालामुखी बच्चों, ठीक है ना, ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है अगर पूछेगा तो कहेंगे कोटापैक्सी। कौन सा बेटा, कोटोपैक्सी होता है, कोटापैक्सी होता है, ठीक है ना, कोटापैक्सी बच्चों इक्वाडोर के अंदर है। कहाँ पे है, इक्वाडोर के अंदर है बच्चों, ये कोटापैक्सी जो है आपका इक्वाडोर के अंदर है। पूछेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी बच्चों, ठीक है ना, सक्रिय
सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आप कहेंगे ओजस डेल सलाडो। क्या है बेटा? ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो है कहाँ पे? ये चिली और अर्जेंटीना के सीमा पे है बच्चों, ठीक है ना। चिली और अर्जेंटीना के सीमा पे है, याद रखेंगे। चिली और अर्जेंटीना के सीमा पे कौन सा है? ओजस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर आपसे पूछेगा विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थित, या सबसे ऊंचा जो है, सबसे ऊंचाई पे स्थित कह सकते हैं, या सबसे ऊंचा, ठीक है बच्चों। सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी बच्चों, ठीक है ना। या ध्यान देंगे यहाँ पे शांत ज्वालामुखी कौन सा है? ज्वालामुखी कौन सा है? याद रखेंगे एकांक गुआ है बच्चों, ठीक है ना। एकांक गुआ है बच्चों। ये कहाँ पे है? एंडीज पर्वतमाला में। एंडीज जो पर्वत श्रेणी है बच्चों उसमें है, ठीक है ना। एंडीज पर्वत श्रेणी पे है। एंडीज पर्वत श्रेणी में है बच्चों। क्या आपका एंडीज पर्वत श्रेणी में जो है आपका ये एकांक गुआ ज्वालामुखी है दक्षिण अमेरिका के अंदर। ये याद रखेंगे आप लोग। और पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो आप कहेंगे यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोआ है बच्चों, ठीक है ना। मौना लोआ है। मौना लोआ जो है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, और कहाँ पे है? यूएसए के अंदर है बच्चों, ठीक है ना। और यूएसए के अंदर ही येलोस्टोन पार्क है बच्चों, ठीक है ना। येलोस्टोन पार्क, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। येलोस्टोन पार्क ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गेसर पाया था। यहाँ पे धुआंधार रूप से जो है अंदर से जो है लावा निकलता रहता है, इसलिए यहाँ पे कहते हैं ये येलोस्टोन पार्क है यूएसए के अंदर। ये एक गेसर है बच्चों, ठीक है ना, ज्वालामुखी का गेसर है, ये याद रखेंगे। तो इतना मैंने आपको जो है महत्वपूर्ण जो भी ज्वालामुखियाँ थी मैंने आपको इस क्वेश्चन में कवर करा है। आइए जो है अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए ये अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। खेल से क्वेश्चन है, और खेल भी आपके एग्जाम में बहुत अच्छा पूछा जाता है, ठीक है ना। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें हम थोड़ा ही कवर करेंगे ओलंपिक के बेसिक चीज़ों के बारे में। ओलंपिक का मैं एक अलग से सेशन लूंगा जिसमें मैं पूरा ओलंपिक आपको बताने वाला हूं बच्चों, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ओलंपिक का ये बेसिक सेशन रहेगा। अगर आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत, तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो है वो हुआ था 6 अप्रैल 1896 के अंदर। और याद रखिएगा ओलंपिक की शुरुआत जो है यूनानियों ने किया था, यूनान में होता था, इसीलिए जो है यूनान के अंदर ही आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1996 में हुई। और पहला ओलंपिक एथेंस में हुआ, यूनान के शहर बच्चों, शहर एथेंस के अंदर, ठीक है ना। एथेंस के अंदर जो है यूनान के शहर एथेंस में जो है बच्चों ये प्रारंभ किया गया था 1996 के अंदर। लेकिन एक बात जरा बताइएगा कि जब ये यूनान के अंदर इसका प्रारंभ हुआ बच्चों, यूनान के एथेंस शहर में प्रथम बार इसका प्रारंभ हुआ, इससे पहले तो कुछ किया गया होगा ना। तो क्या किया गया इसके पहले? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई पहले, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है बाबू, ओलंपिक समिति याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना बच्चों, स्थापना कब होती है? स्थापना अगर हम देखें तो ये होता है 1894 के अंदर, 1894 सखोन नामक स्थान पे, ठीक है बच्चों, सखोन नामक स्थान पे इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ बनाया गया? मुख्यालय जो है बच्चों ये बनाया गया लुसाने के अंदर, ठीक है बच्चों, लुसाने के अंदर बनाया गया। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के अंदर है बच्चों, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है? लुसाने में इसका मुख्यालय है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे बैरोन, ठीक है ना। प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे बेटा? बैरोन पियरे डी कार्बोटीन बच्चों, ठीक है ना, कोरबाटीन, ठीक है बच्चों। ये जो है फ्रांस के रहने वाले थे, याद रखिएगा ये फ्रांसीसी थे बच्चों। और फ्रांसीसी होने के कारण जो है इन्होंने ही कह सकते हैं कि आधुनिक ओलंपिक के लिए जो है बहुत प्रयास किया था। इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनाई गई तो वो उसके प्रथम अध्यक्ष बने बच्चों, ठीक है ना। बैरोन पियरे डी कार्बोटीन जो है बच्चों ये पहले अध्यक्ष बने। और याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 2 भाषाएं हैं, ठीक है बच्चों। कौन सी 2 भाषाएं? अंग्रेजी और फ्रेंच। आधिकारिक भाषा कौन सी है? आधिकारिक भाषा जो है बाबू यहाँ पे ये 2 भाषाएं हैं। एक है आपकी अंग्रेजी है,
वह एक है बेटा आपका फ्रेंच, ठीक है बच्चों, अंग्रेजी और फ्रेंच है। अब इसी में से थोड़ा सा आगे चलते हैं अगर हम लोग, तो इसमें कितने देश सदस्य हैं, सदस्य देशों, सक्रिय सदस्य, ठीक है बच्चों, सक्रिय सदस्य कितने हैं, सक्रिय सदस्य देश कितने बेटा 105 हैं। अगर डेटा अगर लिया जाए समय का तो सक्रिय सदस्य देश कितने हैं 105 हैं। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो भारतीय ओलंपिक समिति, ठीक है बच्चों, भारतीय ओलंपिक समिति, भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना अगर देखेंगे, स्थापना देखेंगे बच्चों, तो भारतीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना है, ठीक है बाबू, स्थापना जो है 1924 में हुआ बच्चों, ठीक है ना। भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो है 1924 में हुआ, याद रखेंगे। और इसी डेट 1924 में एक क्वेश्चन और याद रखेंगे बच्चों, ठीक है ना, शीतकालीन ओलंपिक स्टार्ट होता है। कौन सा ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक बच्चों, ठीक है ना, ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक जो है प्रारंभ होता है, प्रारंभ कब होता है 1924 में। होता कहाँ पे है, चरमोनिक्स फ्रांस में बच्चों, ठीक ना, चरमोनिक्स फ्रांस में। ये चरमोनिक्स कहाँ पे बच्चों, फ्रांस में है बच्चों। चरमोनिक्स फ्रांस में जो है शीतकालीन ओलंपिक का प्रारंभ होता है 1924 के अंदर। इस बात को भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दिक्कत ये आती है कि पैरा ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ, पैरा ओलंपिक बच्चों, ठीक है ना, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैरा ओलंपिक जो है, पैरा ओलंपिक जो है बच्चों, पैरा ओलंपिक की शुरुआत जो है, ठीक है बच्चों, शुरुआत जो है बच्चों वो कब होती है 1960 में। 1960 में सभी लोग कमेंट करके बताएं कि 1960 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था इसका, पहली बार 1960 में पैरा ओलंपिक कहाँ पे हुआ, सबसे पहले पैरा ओलंपिक कहाँ पे हुआ, कमेंट करके बताएंगे। ये हुआ था बेटा रोम इटली के अंदर, ठीक है ना, रोम इटली के अंदर इसका पहली बार स्टार्टिंग हुआ था। अगर बात करें ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम अध्यक्ष थे जे टाटा बच्चों, ठीक है ना, जे टाटा जो है, जे टाटा जो है बच्चों ये प्रथम अध्यक्ष थे बच्चों, प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है बच्चों, जे टाटा जो है ना प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। ये कौन थे, प्रथम अध्यक्ष, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ तक अगर आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में एकमात्र महिला सदस्य कौन थी, तो नीता अंबानी बच्चों, ठीक है ना, 2016 में बनी थी, एकमात्र महिला सदस्य हैं, अध्यक्ष नहीं, एकमात्र महिला सदस्य, याद रखिएगा, एकमात्र महिला सदस्य हैं, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज इसका पूरा जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक क्वेश्चन मैंने बताने का प्रयास किया है। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वर्दी तो आपके शरीर पे चढ़ने वाली है, बस मेहनत करते रहिएगा बच्चों, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।